हेलो दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल कंप्लीट शिक्षा पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि इस वीडियोस की पूरी जानकारी आपको मिल सके, क्योंकि हमने यहाँ पर जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको हमने यहाँ पर नोट किया है और उससे रिलेटेड जितने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हो सकते हैं उसको भी हमने बताया है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। और चलिए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियोस के ऐसे ऐसे जो वीडियोस आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी आप वीडियोस को मिस न करें। तो चलिए हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ है? ये अभी फ़िलहाल में ही किया गया है, दिसंबर 2019 में हुआ है। तो किस देश के बीच हुआ है ये देखते हैं हम लोग। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं जापान है, दूसरा ऑप्शन यहाँ ब्रिटेन है, तीसरा ऑप्शन आपका अमेरिका है, चौथा ऑप्शन आपका चीन है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीन। भारत चीन के साथ हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास को करता है। चीन की जो आपकी कैपिटल है, राजधानी है, वो आपका बीजिंग है और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। अब हम लोग जानेंगे हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में कि क्या है और इसको भारत चीन के साथ क्यों आयोजित करता है। तो आइए जानते हैं हम लोग इसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए एक फ़ोटोज़ भी है जिसमें आपको दिख रहा है कि कैसे आयोजित किया जाता है इसको। तो देखिए हैंड इन हैंड जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था और उस टाइम से हमेशा आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इसको डोकलाम विवाद के कारण 2017 में अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, पर फिर से इसे 2018 से आयोजित किया जाने लगा। यह एक थल सेनाओं के बीच में चीन और भारत के होने वाले युद्धाभ्यास है, जिसका कि 8वां संस्करण आपका मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन पर दिसंबर में आयोजित किया गया और उसका जो थीम रहा है वो आतंकवाद के खिलाफ अभियान रहा है। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत के पहले समुद्री संग्रहालय की स्थापना होगी? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है और पंजाब है। तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय है, इसलिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, इसकी स्थापना कहाँ होगी? तो गुजरात में होगी। गुजरात में भी कहाँ पर होगी? लोथल में। लोथल क्या है? जैसे कि आप हिस्ट्री से जानते हैं कि लोथल एक हड़प्पा सभ्यता के समय का एक बंदरगाह है जो कि गुजरात के सौराष्ट्र तट पर स्थित है। तो इसे हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ मैप में भी देखते हैं। यहाँ देखिए गुजरात है। गुजरात के जो सीएम हैं वो आपके विजय रूपानी हैं और राज्यपाल जो हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो आपका गांधीनगर है। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी आपका कौन सा है? गुजरात ही है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि एशियाई शेर बहुत ही विलुप्त प्राय हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे एशिया भर में प्रसिद्ध है ये। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला प्रश्न है, रोटावेक 5D किस बीमारी का वैक्सीन है? रोटावेक 5D एक वैक्सीन का नाम है जिसके बारे में पूछा है कि वो बीमारी आखिर कौन सा है। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, मलेरिया है, डायरिया है, चेचक है और टीबी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डायरिया हो जाएगा। रोटावेक 5D जो है इसको फ़िलहाल में ही लॉन्च किया गया है, जो कि भारत ही बनाया है इस वैक्सीन को, और हमारे जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी हैं वही इसका अनावरण किए थे अभी दिसंबर में ही। तो इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा है? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है वो किस आधार पे दिया जाता है? तो ये आपका प्रदूषण लेवल ये सब देखा जाता है कि कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, किस देश का सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको दिया जाता है। तो वैश्विक जलवायु जोखिम जो सूचकांक है
वो भारत, उसमें भारत का स्थान क्या रहा है, तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं हम, 5वां है, पहला है, दूसरा है या तीसरा है। तो यहाँ आपका सही आंसर क्या जाएगा, 5वां जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 2020 का जो आया है उसमें भारत का स्थान 5वां रहा है। और मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न बता देती हूँ, उसमें भी भारत का रैंकिंग 5वां ही है, जो कि है आपका बायोमेट्रिक उपयोग में। विश्व भर में बायोमेट्रिक उपयोग में भी भारत का स्थान 5वां रहा है। और जो ये वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जो है, इसको कब जारी किया गया था, तो ये जो अभी स्पेन में जो हुआ था जलवायु परिवर्तन पे जो सम्मेलन COP25 जिसका नाम था, वो स्पेन की राजधानी कहाँ हुई थी, मैड्रिड में हुआ था वहाँ पर, जिसमें कि 197 देशों ने भाग लिया था उस सम्मेलन में। वहाँ पर ये जलवायु जोखिम सूचकांक को जारी किया गया था और उसमें पूरे कितने देशों को रखा गया था, कितने देशों में भारत 5वें नंबर पे था, तो पूरे 181 कंट्री थे उसमें, 181 देश में से भारत का स्थान 5वां रहा है। तो आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि जब भारत 5वें स्थान पे रहा तो पहले स्थान पर कौन सा देश रहा। तो पहले स्थान पे किसको मिला है, वो जापान है, क्योंकि जापान में बहुत ज़्यादा ही प्रदूषण का लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है और ज़्यादा ही खतरा मंडरा रहा है जलवायु पे, इसीलिए जापान क्या है, पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपका फिलीपींस है और तीसरे नंबर पे है आपका जर्मनी। तो इस प्रश्न से हम लोग इतना ही देखते हैं। और एक बात और, ये जो है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, इसको कौन जारी किया है, तो वो है आपका कौन जारी किया है, तो वो जर्मन वाच एक पत्रिका है, जिसके थ्रू एक एजेंसी है जो कि इसको जारी करता है। और जारी किया गया था कहाँ पर, COP25 के सम्मेलन में, जो कि मैड्रिड में स्पेन में हुआ था। तो इस प्रश्न से इतना ही, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2020 का थीम क्या है। थीम पूछा है यहाँ आपसे कि विश्व मलेरिया दिवस जो है उस 2020 का, उसमें क्या थीम रहा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, वी ऑल टुगेदर, जीरो मलेरिया में, कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस, प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है और इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया दिवस 2020 का थीम जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। यहाँ पर मलेरिया दिवस का जो थीम रहा है 2020 का, वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम लोग जानते हैं कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपको मनाया जाता है कितने, अभी जस्ट ही में कुछ दिन पहले मनाया गया है, तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो मलेरिया का रोकथाम और नियंत्रण के लिए और इसका उन्मूलन के लिए, उसकी आवश्यकताओं के बारे में देशों को जानकारी देने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इसको विश्व भर में मनाया जाता है। इसको कौन मनाता है, तो ये WHO के द्वारा मनाया जाता है। और इसका थीम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है आपका, उसका थीम क्या है, जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी। तो ये इसका थीम रहा है। और ये कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस विश्व मलेरिया दिवस जो है वो मनाने की शुरुआत कब से की गई है, तो वो आपका शुरुआत हुआ है 2008 से। विश्व मलेरिया दिवस कब से शुरुआत में मनाया जाता है, 2008 से मनाया जाता है। और मलेरिया से सबसे ज़्यादा जो पीड़ित जो देश है, वो अफ्रीकन कंट्री में ज़्यादा मलेरिया का प्रकोप देखा जाता है। और वो इसलिए देखा जाता है क्योंकि मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। और प्लाज्मोडियम में भी बहुत सारे, प्लाज्मोडियम परजीवी का बहुत सारा टाइप्स है। तो उसमें जो सबसे खतरनाक टाइप वाले जो परजीवी हैं वो अफ्रीकी देशों में ही पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर मलेरिया का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा जाता है, देखने को मिलता है। तो इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए विश्व मलेरिया दिवस पूरे विश्व भर में 25 अप्रैल को मनाया जाता है, WHO के द्वारा मनाया जाता है। तो इस प्रश्न से इतना ही, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं। पाकिस्तान में अभी नए चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिख रहा है खान खोसा, गुलजार अहमद और मोहम्मद अली। और इसमें नहीं, यहाँ 4 ऑप्शन में से तो तीसरा चौथा तो आपका कोई नहीं है, लेकिन 3 ऑप्शन है यहाँ पर, खान खोसा, गुलजार अहमद और मोहम्मद अली। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो गुलजार अहमद। गुलजार अहमद जो हैं वो पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ जस्टिस बन गए हैं। तो पाकिस्तान के बारे में अब जान लेते हैं। पाकिस्तान का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो आपका इस्लामाबाद है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो इमरान खान है। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आरिफ अलवी हैं।
और जो चीफ जस्टिस बने हुए हैं गुलजार अहमद, वो कितने नंबर के बने हुए हैं? तो 27 नंबर के। और इनसे पहले जो कौन थे? वो खान खोसा थे। कितने नंबर के? 26 नंबर के। अब हम लोग जानेंगे कि जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ जस्टिस जो हैं वो गुलजार अहमद हैं, तो भारत के चीफ ऑफ जस्टिस कौन है? और यहाँ पर भी अभी नए ही उनका ये हुआ है, वो भी नए नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम आपको याद रखना है। वो कौन बने हैं? वर्तमान समय में वो अभी हैं ही हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो कौन है? जो चीफ ऑफ जस्टिस हैं वो कौन बन गए हैं? शरद अरविंद बोबडे। और वो कितने नंबर के हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो उनका जो नंबर है वो 47 नंबर के हैं। तो आपसे एक और प्रश्न है कि भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? तो कौन थे वो? HJ कानिया थे। आपको इस प्रश्न से इतना याद रखना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। किस देश में पहली बार किसी जीवित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए स्मारक सिक्का दिया गया है? इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि किसी देश में पहली बार किसी जीवित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए स्मारक सिक्का बनाया गया है। तो वो यहाँ ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, दूसरा है आपका जापान, तीसरा है सर्बिया और चौथा है आपका ब्रिटेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। यहाँ आपसे ऑप्शन पूछा है कि किसी भी जीवित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए स्मारक सिक्का कौन सा देश है जो जीवित व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए बनाया है? तो वो आपका कौन है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड किसको सम्मानित करने के लिए किया है? तो वहाँ के एक प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं जिनका नाम है रोजर फेडरर। उनको सम्मानित करने के लिए इन्होंने एक सिक्का जारी किया है। ये सिक्का जारी किया है जिसका जो मूल्य है वो कितना है? 30 स्विस फ्रैंक है, क्योंकि स्विस फ्रैंक जो है स्विट्जरलैंड का क्या है? करेंसी है। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो आपका क्या है? मनीला में है। मनीला है, सॉरी, स्विट्जरलैंड का जो भी आपका कैपिटल है वो आपका जेनेवा में है। और जेनेवा में तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वहाँ पर क्या है? उसका मुख्यालय है। जैसे कि आपका WHO का मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO का है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो श्रम संगठन है, उसका भी मुख्यालय आपका कहाँ है? जेनेवा में ही है। WTO का भी आपका मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा में है। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का भी आपका जो मुख्यालय है वो भी जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी मुख्यालय जो है वो भी जेनेवा में है। तो चलिए, हम इस प्रश्न से इतना ही। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, रोजर फेडरर का यहाँ पर हमने एक चित्र भी लगा रखा है जिसको आप देख सकते हैं। यही है रोजर फेडरर, जो 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 स्विट्जरलैंड के टेनिस प्लेयर हैं। और इनका अभी ATP में जो रैंकिंग रहा है, इनका भी ATP रैंकिंग में ये अभी 3rd पोजीशन पे आ गए हैं। पूरे ATP रैंकिंग जो ऑल इंडिया जो टेनिस फेडरेशन के थ्रू ATP रैंकिंग जारी होता है, उसमें इनका रैंकिंग 3रे रैंक पे ही आ गए हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, भारत का पहला एक्वा लैब किस शहर में स्थापित किया जाएगा? यहाँ देखिए, भारत का पहला एक्वा लैब है, इसलिए पहला जहाँ पर भी आएगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। और वो भी करंट में पहला यदि पूछता है तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप ऐसे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान में रखें। तो यहाँ देखिए, हमारा पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन देहरादून है, दूसरा ऑप्शन कानपुर है और तीसरा ऑप्शन जो बेंगलुरु है, चौथा ऑप्शन आपका मुंबई है। तो ये किस शहर में बनाया जाएगा पहला एक्वा लैब? तो वो आपका बनेगा कहाँ पर? देहरादून में। यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? देहरादून। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। एक्वा मेगा फूड पार्क, भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ बनाया गया है? कहाँ बनाया गया है? वो आपका आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। अब देहरादून की बात हो रही है तो हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और वहाँ की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? बेबी रानी मौर्य है। और उत्तराखंड ने अभी फ़िलहाल में ही ये घोषणा किया है कि वो ग्रीष्मकालीन जो अपना कैपिटल है उसको कहाँ पर करेगा? गैर सैन्य में वो अपना स्थापित करेगा। उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया है, जो कि हमारे देश का 27वां राज्य बना और बहुत ही संघर्ष के बाद बना है। ये कब बना है? तो 2000 में ये बना हुआ है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ आपको दिख रहा है NSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? NSE ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। NSE आपका क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन बने हैं आपका? तो यहाँ ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। दूसरा ऑप्शन है आपका द्रौपदी मुर्मू।
गिरीश चंद्र, तीसरा ऑप्शन में है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और चौथा है बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य के बारे में तो आप पीछे में ही देखे हैं कि वो उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में मैं बताऊंगी आपको, लेकिन यहाँ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं अभी। तो अब हम लोग जानते हैं एनएससी के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। यह भारत में इसका जो स्थान है एनएससी किस स्थान पे है, तीसरे स्थान पर है। और ये किस चीज़ में रैंकिंग है, ये इसका काम क्या होता है, तो यह कंपनियों को या निगमों को क्या करता है, पूंजी जुटाने का काम करता है, फिर लेने का काम करता है, बहुत सारी योजनाओं को चलाने का काम करता है, जिससे कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी प्रदान करता है। जैसे अभी चल रहा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो था वो अभी न्यूज़ में था। क्यों, क्योंकि सोने का भाव बहुत ज़्यादा अचानक से बढ़ जाना, तो उसको बचाने के लिए आरबीआई ने एक नीति लगाया जिसमें सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के बारे में डिस्कस किया गया है। म्यूचुअल फंड हो गया आपका, विनिमय व्यापार फंड हो गया, इस टाइप का ये योजनाओं को लाते रहता है चलाने के लिए। भारत में जो है अभी वर्तमान समय में 7 सक्रिय जो एक्टिव स्टॉक एक्सचेंज है वो 7 हैं, जो कि भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थापित किए गए हैं। जैसे कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, मुंबई में तो है ही ये, जिसका कि हेडक्वार्टर वहीं पर है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आपका दिखाया हुआ है उसका जो ऑफिस है, जो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर वाला ऑफिस है ये, और उसका फुल फॉर्म भी है क्या, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, आप इसको अच्छे से देखेंगे। क्या है यहाँ पर, पुरुष ओडीआई मैच की पहली महिला मैच रेफरी कौन बन गई है। तो यहाँ ओडी पहली महिला मैच रेफरी बन गई है, किसी मैच में महिला रेफरी करने वाली जो बनी है वो आपका कौन है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला में क्या है, जीएस लक्ष्मी, दूसरे में क्या है आपका मिताली राज, और तीसरे में क्या है सरोजनी हेम्ब्रम, और चौथे में है आपका किरण मजूमदार शॉ। यहाँ देखिए पहली महिला मैच रेफरी करने वाली कौन बन गई है महिला, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जीएस लक्ष्मी। जीएस लक्ष्मी जो है वो पुरुष के ओडीआई मैच में क्या की हैं, मैच रेफरी करके पहली महिला बन गई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्तों को भी आपके साथ साथ फ़ायदा मिले, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।